सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वो एजल को काफी आसानी से निपटाने वाला था, लेकिन एजल बोलते हैं कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, इसके बदले मैं तुम्हें परमिट दे दूंगी। और इसके बाद जिन्वो ना एजल के घर पे जाती है परमिट लेने के लिए, और एजल के फादर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जिन्वो को देख के, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जिन्वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिन्वो बोलता है कि मुझे परमिट तो चाहिए ही, और साथ ही एजल भी चाहिए ताकि मैं आगे के फ्लोर्स के परमिट ना काफी आसानी से ले सकूं। और इसके बाद जिन्वो ना एजल के साथ ना कई सारे फ्लोर्स पे जाता है और काफी आसानी से उन सभी फ्लोर्स को क्लियर किया जा रहा था। वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आते जा रहे थे उनको काफी आसानी से जिन्वो निपटाया जा रहा था। और इसके बाद फाइनली जिन्वो 100 फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका सामना बारान द डीमन किंग के साथ होता है। और उन दोनों की बैटल लिटरली काफी ज्यादा मजेदार थी। अब मैं इस 1 मिनट के रिकैप में कितना ही बैटल को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको अच्छे से बैटल के बारे में जानना हो तो पुराना एपिसोड वॉच करो, नहीं वॉच किया तो। और इसके बाद हमें जापान के सबसे ताकतवर हंटर गोतो रियोजी का भी मीटिंग चेयरमैन के साथ दिखाया जाता है। और वहाँ पे वो सभी लोग प्लान कर रहे थे कि हम किस तरीके से जेजू आइलैंड को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पूरी प्लानिंग जाननी हो तो वही आपको पिछला एपिसोड वॉच करना होगा। और चेयरमैन को ये समझ में नहीं आता कि गोतो आखिरकार उनकी मदद क्यों कर रहा है। और गोतो फाइनली वहाँ पे रिवील करता है उसको ना नेशनल हंटर का टाइटल चाहिए, इस कारण वो कोरिया की मदद कर रहा है। और जेजू आइलैंड वाला जो मिशन है ना वो सच में काफी खतरनाक मिशन है, और चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ना उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें जिन्वो और बारान के बीच का ना फाइनल मैच दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी तगड़ी वाली बैटल होती है। और फाइनली जिन्वो जाके ना वो बैटल जीत जाता है, मतलब कि वो डीमन कैसल को फुल्ली क्लियर कर देता है। और अब आज के एपिसोड में जिम के अंदर ना जिन्वो को ना सभी लोग नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि उसकी पावर ना कुछ अलग ही महसूस हो रही थी सभी लोगों को। और सिमिजू ना पूछती भी है कि आखिरकार वो लड़का कौन है, और हानेका वे बताते हैं कि वो साउथ कोरिया का ना 10 S रैंक का हंटर है। और गोतो को भी ना जिन्वो का प्रेजेंस महसूस हो गया था, और वो सोचने लगता है कि जिन्वो ना एक असैसन टाइप का हंटर है, और वो सोच रहा था कि वो ना काफी कमाल का असैसन होगा। लेकिन तभी हानेकावा बताती है कि बट सर वो तो एक मेज टाइप का हंटर है। बट गोतो को ना भाई हानेकावा की बात पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई वो इतना पावरफुल हंटर है और वो कैसे अपने आप को गलत साबित कर सकता है। और लिम भी ना कोरिया का वो जो एस रैंक का हंटर था वो भी जिन्वो को देखने के बाद बोलता है कि अच्छा वही है जिन्वो क्या। और वो बता रहा था कि उसने मिनसुंग का ना पूरा इंट्रो खराब कर दिया था, मतलब कि वही अगर आपको पिछला एपिसोड याद हो तो, जहाँ पे मीडिया आई थी और उसकी काफी गंदी वाली बेइज्जती हुई थी। और चा भी ना जिन्वो की पावर को ना अलग ही महसूस कर पा रही थी। और इशिदा बोलते हैं कि वो तो कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है ना, और वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और क्यों बोलता है कि तुम ना मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो, यहाँ पे इतने सारे हंटर है ना कि मेरे को काफी गंदी स्मेल आ रही है और मुझे तो उल्टी भी हो जाएगा। और के बगल में ना चा बैठी होती है, और चा ने भी ना अपने नाक पे रुमाल लगा रखा था। और के समझ जाता है कि उसका नाक भी ना काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और वो सोच रहा था कि वैसे वो रुमाल का इस्तेमाल कर रही है तो शायद वो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर होगी, और क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर नहीं। बट क्या पता उसको ये ना लगे कि मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, और अगर ऐसा होगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और बात क्यों हो तो भाई अभी तक लड़ाई करने में ही लगा था वही कराटे वाले बंदे के साथ। और हानेकावा बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लोग एस रैंक के हंटर है, और ये लोग मुझे उतने ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे, या क्या पता ये भी हो सकता है कि मैं आपके साथ रहती हूँ इस कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन गोतो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल हंटर है। और यहाँ पे गोतो बिना चा और चेयरमैन की बात कर रहा था, मतलब कि भाई उसको पता था कि ये दोनों ना नेक्स्ट लेवल के हंटर है। और तभी ना एक हंटर ना हानेकावा के पास आता है, और वो बोलता है कि तू ना थोड़ा अपना जुबान ना बंद करके रखा कर, तुझे क्या लगता है कि साउथ कोरिया के हंटर ज्यादा पावरफुल नहीं है, और तुझे क्या लगता है कि हमें जापानीज बिल्कुल भी नहीं आती। और वो बताता है कि मैंने ना अपने स्कूल में ना सेकंड लैंग्वेज ना जापानीज ही चुना था, तो मुझे जापानीज काफी अच्छे से आती है। और हानेकावा बोलते हैं कि वैसे आप हो कौन, मुझे नहीं पता आपके बारे में। और उस बंदे का ना असिस्टेंट बोलता है कि क्या आप इनको नहीं जानती, और ये ना नाइट गिल्ड के लीडर है, और इस बंदे का नाम ना पार्क जॉन सू होता है। और भाई प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का भी नाम गलत लिया हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये कोरियन नेम कैसे होते हैं, और मुझे पता है कि नाम में मेरे से गलती होगी, इसलिए मैंने ना आपसे स्टार्टिंग में ही माफी मांग ली है। और पार्क ना एक ए रैंक का हंटर था, और नाइट्स गिल्ड में ना मैक्सिमम ना ए रैंक के ही हंटर्स थे। और लिटरली वहाँ पे हानेकावा बोल देते हैं कि मैंने पार्क नाम तो आज तक कभी भी नहीं सुना, और मैंने नाइट गिल्ड के बारे में भी कभी नहीं सुना। और असिस्टेंट जो होता है ना भाई वो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि ये ना मुझे यूजिन की याद दिला रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार। और वो बोलने लगता है कि हमारे सर एस रैंक के हंटर नहीं है तो क्या हुआ, हमारा गिल्ड कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, और हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स भी है। और हानेकावा बोलते हैं कि आप ए रैंक के हंटर्स है, लेकिन इस रेड में तो केवल एस रैंक के हंटर्स ही
पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना। और ये चीज तो भाई पार्क को पता ही नहीं थी और वो ना काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है इसके बाद। और गोतो पूछता है कि आखिरकार तुम उन दोनों से क्या बात कर रही हो। और ये सुनकर ना वो असिस्टेंट फिर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि हमारे सर ना डिफेंस टीम में है और वो ना इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी मॉन्स्टर ना दूसरे शहर में ना चला जाए। और हानेकावा बोलते हैं कि ठीक है, बट किसी ए रैंक हंटर को ना इतना इंपॉर्टेंट काम हम नहीं दे सकते। और तभी पार्क बोलता है कि तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अपने असिस्टेंट को, वो बस एक ट्रांसलेटर है तो हमें ज्यादा ना उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये सुन के ना भाई हानेकावा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हानेकावा भी ना फ्लो में बोल देती है अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, मैं जापान की ना ए रैंक की हंटर, वो भी टॉप क्लास ए रैंक की हंटर। और ये आप बिल्कुल भी मत कहना कि मैं एक लड़की और ट्रांसलेटर हूँ तो आप मुझसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकते। और पार्क बोलता है कि वैसे मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता और वो जाने लगता है। लेकिन हानेकावा ना फिर से उसको टॉन्ट मार देती है और बोलती है कि क्या आपको लड़की से लड़ाई करने में डर लग रहा है। और हमें जिनवू और चॉय भी दिखाए जाते जो कि ऊपर से ना उनका मजा ले रहे थे, मतलब कि उनकी बातों को सुन रहे थे। और वो दोनों ना मैच के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और जो भी किसी का हाथ टच कर देगा ना कलाई, वो विनर बन जाएगा। सिर्फ एक सिंपल सा गेम था। और हानेकावा सोच रही थी कि वो ना डायरेक्ट जाके पंच नहीं मार सकती, इससे तो वो काफी आसानी से हाथ छू लेगा हानेकावा का। और जो पार्क था ना वो एकदम रेडी हो जाता है और उसका स्टाइल ना काफी ज्यादा डिफरेंट था, मतलब कि उसने अपने दोनों हाथ ना जेब में डाल रखा था ऑरेंज कैसिडी की तरह। और हानेकावा सोचती है कि ये आखिरकार कर क्या रहा है और वो उससे पूछती भी है कि सच में आप रेडी तो हो ना। और पार्क बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जेब में से हाथ तभी निकालूंगा जब मैं तुम्हारी रिस्ट को पकड़ूंगा। और हानेकावा को भी लगता है कि पार्क की ना स्पीड काफी ज्यादा होगी। और इसके बाद हानेकावा ना काफी स्पीड में पार्क की तरफ जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन पार्क ना भाई काफी आसानी से ना उसके सारे अटैक्स को ना डॉज किए जा रहा था। और हानेकावा को ना अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी ना अचानक से उसके हाथों को ना कोई टच करता है और उसको कुछ भी नहीं पता लगता यहाँ पे। और पार्क बताता है कि वैसे मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें अभी तक टच नहीं किया। और तभी हमें पता लगता है कि पार्क ने ना अपनी किक का इस्तेमाल किया था हवा में और इस कारण इतनी तेज हवा चली ना कि वो हानेकावा के हाथ पे टच हो गई वो हवा। और पार्क बोलते हैं कि तुम समझ गई होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और हानेकावा बोलता है कि वैसे सच बता तो मुझे समझ में नहीं आया और आपका फटा हुआ पैंट देख के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और लिटरली हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना पार्क का ना पैंट फट गया था और पार्क को ना काफी शर्म आने लगता है। और इसी का फायदा उठा के ना हानेकावा ना जाती है मारने के लिए, मतलब कि रिस्ट पकड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले ना पार्क हानेकावा का ही रिस्ट पकड़ लेते हैं और हानेकावा को ना वहाँ पे कुछ भी चीज समझ में नहीं आया था। और पार्क बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एकदम सही सोचा था, तुम्हें फाइट के बारे में ना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे यहाँ पे तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग होते हैं जिसको निपटाना पड़ता है। और सच बताओ तो रियल लाइफ की लड़ाई ना मॉन्स्टर की लड़ाई से ना काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। और अगर तुम किसी के अगले मूव को नहीं पता कर सकते तो तुम्हारा पता साफ होना ना काफी ज्यादा कंफर्म है। और तुम्हारी किस्मत है कि अभी तक मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, नहीं तो तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म हो चुका होता। और गोतो बोलता है कि सच में पार्क तुम्हारी लड़ाई देखने में काफी ज्यादा मजा आया। और वो और भी काफी सारी चीजें बताता है और हानेकावा ना वो सारी बातें ना ट्रांसलेट कर रही थी। और गोतो बोलता है कि अभी काफी ज्यादा मजा आएगा अगर दोनों देश के बीच में ना एक छोटा सा मैच हो जाए। और इस बात की परमिशन ना चेयरमैन भी काफी आसानी से दे देते हैं। और बाक ना इसके बाद रूल बताने लगता है कि जो भी प्लेयर ना अपने अपोनेंट के रिस्ट या फिर उसके बैक को पकड़ के नॉकडाउन करने में सक्षम होगा ना वो ये डुअल जीत जाएगा। और इसी के साथ बाक उन्होंने दो प्लेयर की ना टीम बनाने की भी बात करता है और वो ये भी बात करता है कि अपना अपने पसंदीदा अपोनेंट्स को भी चुन सकते हो। और हानेकावा ना सारे रूल्स ना गोतो को बता देती है और गोतो ना थोड़ा सोचता है बट वो इसके लिए ना एग्री कर जाता है। और कोरिया के जो 4 हंटर होने वाले थे ना उन चारों की इमेज देख लो, बाक यूनहो, चाय और लिम तीनों खेलने वाले थे। और भाई ये कराटे वाला भी खेलने वाला था, इसका नाम मैं नहीं लेने वाला। और जापान की टीम से जो 4 हंटर खेलने वाले थे ना उनकी भी इमेज देख लो, भाई मैं इन सब का भी नाम नहीं लेने वाला। जब एक एक पर्टिकुलर सीन आएगा ना उस टाइम पे मैं इन सभी का नाम लूंगा। और इस मैच के अंदर गोतो ने पार्ट नहीं लिया था ना, ये देख के ना जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट जिनवू को ना समझ में आ जाता है कि आखिरकार गोतो क्या चाहता है। और गोतो चाहता था वो ना ये देखना चाहता था कि कोरिया के हंटर्स ना कितने ज्यादा पावरफुल है, एस रैंक के हंटर्स। और केंजू ना सोच रहा था कि मैंने बाक यूनहो का फाइट देखा है और उसको देख के मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अपनी काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज को ना छिपा के रखा है अभी तक। और कनाई ने तो चा को अपना अपोनेंट मन ही मन में चुन भी लिया था। और जो बॉक्सर वाला हंटर था ना, मतलब कि कराटे वाला हंटर, वो ना अपने साइज को ना छोटा बड़ा भी कर सकता था अपनी एबिलिटी की मदद से। और वो ना सीधा किंजू से लड़ने के लिए चला जाता है, जो जापानीज टीम का बॉक्सर वाला हंटर होता है ना, जिसके बॉडी होते हैं, उससे लड़ने के लिए चला जाता है। और लिम का मुकाबला ना मिनोरू के साथ होता है। ये जो येलो कलर के बाल है इसका नाम मिनोरू है। और मिनोरू ना काफी स्पीड में लिम की तरफ बढ़ने लगता है और लिम सोचने लगता है कि क्या ये इतना ज्यादा फास्ट है, क्या ये इसका मेन हथियार है या फिर ये मुझसे कुछ छिपा रहा है। और लिम जो था ना वो क्लोज रेंज में लड़ने में ना इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, इसलिए वो ना अपने बीच में ना गैप बनाने की कोशिश करता है और वो ना मैजिक एरो की मदद से ना मिनोरू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और मिनोरू ना काफी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। और केवल मिनोरू ही नहीं, बाकी हंटर्स भी ना काफी मुश्किल से बचते हैं उस अटैक से। और चेयरमैन को ना थोड़ा जिम का फिक्र होने लगता है। वैसे जिम काफी ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल या फिर ए रैंक के हंटर सबके लिए ना ये जिम को तोड़ना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे 8 एस रैंक के हंटर लड़ रहे हैं तो भाई ये टूट भी सकता है क्या पता। और चेयरमैन एक तरफ तो फाइट को एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ ना वो जेजू आइलैंड के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे थे। यार बुजुर्ग जो होते हैं ना भाई वो ऐसे ही हर वक्त पे टेंशन लेते ही रहते हैं और उनको ना इस बात का भी डर लग रहा था कि जेजू आइलैंड के रेट में ना ये सभी यंगेस्ट हंटर है जिनका भी फ्यूचर काफी ज्यादा बचा हुआ, बट काफी सारे हंटर इनमें से मारे भी जा सकते हैं, क्या पता ऐसा हो भी सकता है। और बाक्यूनहू का मैच ना किमामोतो के साथ होता है और बाक्यूनहू अपने फॉर्म में आ गया था और वो मन में सोच रहा था कि उसका मैच ना काफी बेहतरीन हंटर्स के साथ हो रहा है और ये मैच आसान तो कहीं से भी नहीं होने वाला है, इतना तो कंफर्म था। और भाई उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि हाथ पांव भी टूट जाए ना तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। और किमामोतो नोटिस करता है कि बाक्यूनहू की बॉडी से ना काफी ज्यादा ना माना ऐसे ही वेस्ट हो रहा था और उसको लगता है कि बाक्यूनहू ना अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसको पता चल जाता है कि बाक ना केवल उसको ललचाने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा लालच दे रहा है। और तभी अचानक से ना किमामोतो बाक्यूनहू के पीछे चला जाता है और बाक्यूनहू को जब तक इसका एहसास होता ना उससे पहले वो ना आगे भी आ जाता है। और बाक के दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा था कि किमामोतो के पास ना अभी एक काफी बढ़िया मौका था बाक के ऊपर अटैक करने का, बट उसने आखिरकार अटैक क्यों नहीं किया। और इसके बाद किमामोतो का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो सोच रहा था कि सच में भाई मैं एक हंटर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और बाक भी ना किमामोतो के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि सच में वो हंटर काफी ज्यादा चालाक है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो रुक क्यों गया था फाइट के बीच में, या फिर कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। मुझे लगता था कि केवल हीलर्स ही बैटल नहीं कर सकते, या फिर गोतो ये चेक करना चाहता है कि किमामोतो बैटल कर सकता है या फिर नहीं। और बाक ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे इसको अपनी असली ताकत दिखाना होगा। और बाक के ना आंखों और उसके हाथों का कलर ना एकदम ही चेंज हो जाता है और ये देख के ना लिटरली भाई किमामोतो ना वहाँ पे थोड़ा डर जाता है और बाक ना सीधा किमामोतो के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि भाई ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है कि तू चुनिंदा एस रैंक हंटर्स में से एक है लेकिन तू काफी ज्यादा कायर है। और किमामोतो ना भाई काफी मुश्किल से अपने आप को बाक के अटैक से बचा पा रहा था और पार्क जो था ना वो भाई एस रैंक के हंटर्स के फाइट देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसको इतना पता चल चुका था कि भाई इन सब में से ना वो किसी के भी आगे ना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उसका असिस्टेंट होता है ना वो बोलता है कि सर आप ऐसा तो अपने बारे में बिल्कुल मत बोलिए, आप काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं आप पे भरोसा रखता हूँ। और इसके बाद तभी अचानक से ना बाक्यूनहू के पीछे ना काफी बड़ा धमाका होता है और तभी बाक नोटिस करता है कि वो जो कराटे वाला बंदा था ना वो हार चुका था और साथ ही लिम ताइक्यू जो था ना वो भी लिटरली हार चुका था वहाँ पे, और 2 कोरियन हंटर तो वहाँ पे हार चुके थे और जापानीज हंटर ना अब सीधा बाक के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और बाक भी सोचने लगता है कि अभी इन लोगों के लिए सबसे आसान टारगेट मैं हूँ। उसको भी पता था कि चा उससे ज्यादा पावरफुल है और बाक भी बोलता है कि बट तुम लोग मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और इसके बाद हमें कनाई और चा का मैच दिखाया जाता है जहाँ पे चा ना काफी आसानी से कनाई को पीटे जा रही थी और चा ना अपने हाथों को ना तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी और कनाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। और चा का ना लड़ाई करने का स्टाइल ना काफी ज्यादा यूनिक था, उसको ना डांसर का भी टाइटल मिल रखा था और चा को ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता था ये नाम, इसलिए ना वो सभी को मना कर रखे ये कुछ बोलने के लिए। और इसके बाद कनाई ना चा के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक से ना चा ना कनाई के पीछे चली जाती है और उसके पीठ के ऊपर ना अटैक कर देती है और इसके बाद ना कनाई ये मैच हार जाते हैं और चा काफी आसानी से मैच जीत जाती है। और इसके बाद चा ना सीधा बाक को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी कुमामोतो ना सीधा चा के पीछे आ जाता है और कुमामोतो को लगता है कि वो ना चा को संभाल लेगा, लेकिन चा को भी एहसास हो जाता है और वो ना कुमामोतो को घूम के ना पीट देती है, भाई काफी गंदी तरीके से पीट देती है। और लिटरली चा का अटैक वो इतना ज्यादा फास्ट आना कि किसी भी हंटर को नहीं दिखता, एस रैंक के हंटर्स को नहीं दिखता भाई। और इसके बाद कुमामोतो ना पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और जापान के हंटर्स बात भी करने लगते हैं कि किमामोतो जब गुस्सा हो जाता है ना तो उसके सारे सेंसेस ना अचानक से गायब हो जाते हैं और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना तो उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता। वो एक एस रैंक का हंटर था, लेकिन उसके बाद भी ना वो एस रैंक के हंटर के बिल्कुल भी लायक नहीं था और इस कारण ना उसको स्ट्राइक स्क्वाड में ना कोई लेता भी नहीं था। बट उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, पागल होने के बाद वो ना बी रैंक के डेंजन को ना अकेले ही क्लियर कर सकता था, बट उसको ए रैंक के डेंजन में नहीं लेके जाया जाता है क्योंकि भाई वो कब पागल होकर अपने प्लेयर को पीटने लगे उसको खुद नहीं पता। और गोतो भी बोलने लगता है कि वो किसी हंटर के ऊपर अटैक करे उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। और हानेकावा भी बोलते हैं कि सर मेरे हिसाब से तो अभी उसको रोकने का ये काफी बढ़िया टाइम है, बट गोतो ना अभी रोकने के लिए मना करता है उसे। और इसके बाद कुमामोतो ना चा के करीब ना घूमने लगता है और चा को ना कुछ भी नहीं दिखाई देता और कुमामोतो ना चा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा लौंडा आके ना वहाँ पे चा को बचा लेता है और जिन्वो बोलता है कि बीच में आने के लिए माफ करना, बट ये मैच थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया। और इसके बाद कुमामोतो ना जिन्वो के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहा था और जिन्वो ना काफी आसानी से उसको पकड़ लेता है और जमीन पे पटक देता है। और गोतो ना जिन्वो की पावर्स को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बार ना वो अगेन हानेकावा से पूछते हैं कि सच में जिन्वो मेज टाइप हंटर ही है ना। और जिन्वो ना चा को बोलता है कि इसका मतलब यही है ना कि साउथ कोरिया हार गया और चा ना वहाँ
वहाँ पे उसकी बात पे एग्री करती है और हमें बाघ भी दिखाया जाता है जो कि हार चुका था अभी। और इसके बाद हानेकावा ना जिन्वो के पास आती है और बोलती है कि गोतो ना आपके साथ बात करना चाहते हैं। और इसके बाद गोतो ना जिन्वो के पास आता है और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मैच कर सकता हूँ। और साथ ही जिन्वो को ये भी चेक करना था कि वो डीमन कैसल में तो विजय हासिल कर चुका है और अभी वो यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है रियल हंटर्स के बीच में, उसको ये जांच करना था। और गोतो भी ना अपना पूरा पावर को रिलीज करता है, मतलब कि दिखता है भाई उसके चारों तरफ और हानेकावा भी बताती है कि जिन्वो ना बैटल करने के लिए एकदम रेडी है। बट जिन्वो वहाँ पे बोल देता है कि मैं फाइट में ना तभी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ जब गोतो ना अपनी पूरी पावर के साथ मेरे से लड़ेगा। और ये सुन के ना लिटरली भाई कोरिया के सभी हंटर्स ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और गोतो सोचता है कि अभी शिमिजू यहाँ पे है, वो ना एस रैंक की हीलर थी तो अभी फिक्र करने की कोई बात नहीं थी, वो काफी आसानी से हील कर देती जिन्वो को। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जिन्वो को हरा देगा। और डॉन वॉक भी बोलता है कि तो ये कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है और सच बताओ तो इस बंदे में भी काफी ज्यादा जान है और ये जवानी का खून है, इस कारण इतना ज्यादा एनर्जी फील हो रहा है मुझे। बट चाकू ना वहाँ पे जिन्वो के लिए ना काफी ज्यादा फिक्र हो रहा था, लेकिन तभी ना उसको ए रैंक डंजन की बात याद आ जाती है जहाँ पे उसने अकेले ही ए रैंक डंजन को क्लियर कर दिया था। और बाक्यूनू तभी बोलता है कि चा यहाँ पे काफी सारे एस रैंक के हंटर है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। और चा बोलता है कि मैं हमेशा इस तरीके से अपने नाक के आगे रुमाल नहीं रख सकती और जेजू आइलैंड का रेड काफी ज्यादा नजदीक है और मुझे भी ना अपने आप को तैयार रखना होगा और मुझे लगता है कि आपको जिन्वो को रोकना चाहिए। तभी बाघ बोलता है कि अगर मैं जिन्वो से पहली बार मिला होता तो मैं यही करता क्योंकि उसका अपोनेंट गोतो है, बट मुझे अभी जानना है कि आखिरकार जिन्वो अपना कितना पोटेंशियल तक जा सकता है। और ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि बाघ को जिन्वो के ऊपर शक है कि वो ना लेवल अप कर सकता है, इकलौता एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। और वो ना ये चीज कंफर्म करना चाहता था और इस फाइट के जरिए ना वो ये चीज कंफर्म कर भी सकता था एक हद तक। और वो सोच रहा था कि अगर वो जो सोच रहा है अगर वो सच हुआ, जिन्वो लेवल अप कर सकता है तो जिन्वो ना इस पूरी दुनिया का ना सबसे ताकतवर हंटर बन सकता है, टॉप 5 नेशनल हंटर से भी ज्यादा ताकतवर। और इसके बाद जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है ना भाई लिटरली सेकंड भी नहीं होता और सीधा गोतो ना जिन्वो के पास आ जाता है अटैक करने के लिए। और ये लिटरली अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और जिन्वो ना उस अटैक को ना काफी आसानी से डॉच कर लिया था भाई, उसको नॉर्मल सा अटैक लगा था वो एक तरह से। और गोतो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उसके अटैक को जिन्वो ने इतनी आसानी से रोक दिया। और इसके बाद तो उसको एकदम कंफर्म हो जाता है कि भाई जिन्वो मेज टाइप हंटर तो बिल्कुल भी नहीं है। और गोतो सोचता है कि जिन्वो पूरी दुनिया से तो सच छुपाने में कामयाब हो गया बट वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता और मैं पूरी दुनिया को जिन्वो की रियलिटी के बारे में बता के ही रहूंगा। और जिन्वो को भी पता चल चुका था कि भाई गोतो एस रैंक का हंटर है लेकिन कोई आम एस रैंक का हंटर नहीं है। और इसके बाद गोतो ना अगेन वही अटैक करता है बट जिन्वो काफी आसानी से उसको डॉच कर लेता है। और जिन्वो ना लिटरली उस टाइम पे स्माइल कर रहा था और ये देखे ना गोतो ना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ना जापान के एस रैंक के हंटर बात भी करता है कि मुझे लगता है कि हमें उनको रोकना चाहिए। और वो लोग बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि अभी गोतो इस फाइट को काफी ज्यादा सीरियस ले रखे है। और लिटरली भाई लिम को ना गोतो का ना अटैक दिखाई भी नहीं दे रहा था। और डॉन वॉक जो होता है ना वो तो जिन्वो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि भाई वो अभी तक टिका हुआ है गोतो के आगे। और चा ना गोतो के मैच को ना काफी गौर से देख रही थी और उसको पता चल रहा था कि जिन्वो अटैक को डॉच ही नहीं कर रहा, बार बार ना गोतो को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करे। और गोतो ना लगातार जिन्वो के ऊपर अटैक किया जा रहा था और जिन्वो ना काफी आसानी से उन सभी अटैक को डॉच किया जा रहा था। और गोतो को भी पता चल चुका था कि अब उसको ना अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। और वो बोलता है कि मुझे अपने प्लान्स में थोड़ी चेंजिंग करनी होगी और इस बंदे को थोड़ा उसकी औकात दिखानी होगी। और इसके बाद जिन्वो ना गोतो का हाथ पकड़ता है लेकिन तभी ना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और गोतो से ना थोड़ा सावधान रहने के लिए बोलता है सिस्टम जिन्वो को। और गोतो ना अगेन जिन्वो के ऊपर अटैक करता है और जिन्वो ना काफी आसानी से गोतो के अटैक को रोक लेता है अगेन और इस बार उसके हाथ को भी पकड़ लेता है काफी आसानी से। और जिन्वो को पता चल चुका था कि अगर ये मैच ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा ना तो ये एक क्विज्ड में चेंज हो जाएगा और इसके बाद जिन्वो को गोतो का खेल खत्म करना पड़ेगा। मतलब कि सिस्टम एक तरह से गोतो को विलन समझने लगेगी ना और सिस्टम के आगे कोई आता है तो पता ही आपको सिस्टम क्या काम करता है उसका। और जिन्वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो शायद मैं एक आंख से अंधा हो जाता। और गोतो भी काफी ज्यादा हैरान था कि जिन्वो ने उसके हाथ को इतनी आसानी से पकड़ लिया। और गोतो उस टाइम पे सोच रहा था कि जिन्वो चाहता तो मेरे रिस्ट को पकड़ के ना मैच को यहीं पे खत्म कर सकता था बट उसने ऐसा नहीं किया। और गोतो भी बोलता है कि क्या तू मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। और जिन्वो बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, वैसे आपको पता है ना कि अगर मैं आपके हाथ की जगह कलाई को पकड़ता तो मैच काफी आसानी से खत्म हो जाता और फिर इसमें ऑडियंस को मजा ही क्या आता है, इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाता तो। और लिटरली भाई दोनों ही ना अपने फाइनल अटैक के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और इतनी ज्यादा पावर देख के ना कोरियन और जापानीज दोनों ही हंटर ना भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन दोनों को ना रोकने की कोशिश करते हैं। और भाई फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे वो दोनों पंच मारने वाले थे लेकिन उससे पहले ना काफी सारे हंटर्स मिलके ना उन दोनों को रोक लेते, पकड़ लेते एक तरह से। बाघ और चा दोनों ना अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं भाई जिन्वो को केवल रोकने के लिए। और वो ना समझाने लगता है कि अगर तुमने उसको कुछ भी कर दिया तो अभी जो रेड होने वाला
वाला है जेजू आइलैंड का, उसका लीडर गोतो ही होने वाला है। और अगर कुछ उन्हें हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा मिशन खराब हो जाएगा। और बाघ बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मैच के बीच में आ गया, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और डॉन वॉक भी बोलता है कि जिन्बो भाई तू सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तूने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। और वैसे हमारे गिल में ना काफी सारे मेज टाइप के हंटर है और हमें कुछ फाइटिंग हंटर्स की जरूरत है, तो तुम चाहो तो तुम हमारे गिल में आ सकते हो। मतलब कि वो ना चाहता था कि जिन्बो उसके गिल में आए, लेकिन तभी ऊपर से ना चॉय चिल्ला के बोलता है कि भाई जिन्बो भी ना एक मेज टाइप का ही हंटर है, फाइटिंग हंटर नहीं है। और ये सुन के ना डॉन वॉग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और एक तरह से देखा जाए ना तो यहाँ पे ना जिन्बो की जीत हुई उन सभी हंटर्स के आगे, मतलब कि जिन्बो अकेले उन सभी एस रैंक हंटर्स को हरा सकता है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जिन्बो ने ना उन सभी एस रैंक हंटर्स के शैडो में ना अपनी शैडो आर्मी को ऐड कर दिया था। मतलब कि उनकी परछाई में ना जिन्बो के शैडोज छिपे हुए थे, बट किसी भी हंटर को ना ये सेंस नहीं हुआ। मतलब कि गोतो को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, भाई देख रहे हो। और तभी जिन्बो बोलता है कि मैं जेजू आइलैंड में पार्ट नहीं लूंगा या फिर लूंगा, आप इसी बारे में जानना चाहते हैं ना? वो चेयरमैन को बता रहा था। और ये सुनकर ना चेयरमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि कहीं जिन्बो मना ना कर दे। और वहीं दूसरी तरफ गोतो जिन्बो के साथ बैटल करने के बाद ना लिटरली भाई काफी ज्यादा घबरा चुका था। और इसके बाद हमें बाक यूनहो दिखाया जाता है जो कि जिन्बो के बारे में सोच रहा था। वो अगेन सोच रहा था कि क्या वो सच में लेवल अप कर सकते हैं और उसको अपने गिल में रिक्रूट कर रहा है। ये तो एकदम समय की बर्बादी थी, बट उससे ना मुझे एक अच्छा रिश्ता बना के रखना होगा और उसके लिए मेरे पास काफी सारे तरीके हैं। और इसके बाद तभी बाक यूनहो के मोबाइल पे ना एक मैसेज आता है और जेजू आइलैंड पे कौन कौन से हंटर्स रेड करने वाले थे, मतलब कि पार्टिसिपेट करने वाले थे, उन सभी का लिस्ट होता है उसके अंदर। और वो लिस्ट को देखने के बाद ना बाक यूनहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ना जिन्बो का नाम होता ही नहीं है। और इसके बाद हमें गोतो का सीन दिखाया जाता है और वो ना ब्लेड गिल के ना वाइस गिल मास्टर से बात कर रहा था। और गोतो बोलता है कि सुगीमोतो मुझे लगता है कि कोरिया के पास एक काफी बेहतरीन हंटर है। और सुगीमोतो बोलता है कि सर आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अच्छा वो चाहे कितना भी ताकतवर हो लेकिन आपके सामने तो कुछ भी नहीं होगा ना वो। और गोतो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मैं उससे ताकतवर हूँ भी या फिर नहीं। और लिटरली भाई ये सुन के ना सुगीमोतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सुगीमोतो ना उसका नाम पूछता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जो नाम आपने बताया सन जिंगबू, उस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है जो कि आने वाला जेजू आइलैंड के रेट में पार्ट लेने वाला है। और गोतो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि चेयरमैन ना जिन्बू जैसे हंटर को अपनी रेड में शामिल करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। और सुगीमोतो बताता है कि सर इस रेड में ना 16 एस रैंक के हंटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हमें ना इतना ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, हम आसानी से उस रेड को क्लियर कर देंगे, उस डंजन को। और इसके बाद ना हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक एंट ना दूसरे एंट को ना मार के खा रही होती है। और एंट क्वीन जो होती है ना वो भी बोलते हैं कि हमें इस आइलैंड से जल्दी से बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे खाने लायक कुछ भी नहीं बचा और मेरे बच्चे एक दूसरे को मार के अपना भूख मिटा रहे हैं और मैं इसको ज्यादा देर तक ऐसे नहीं चलने दे सकती। और हमें हमारे राज्य की रक्षा करने के लिए और ताकतवर सिपाहियों की जरूरत होने वाली है और तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, इतना ताकतवर कि तुम्हारे आगे कोई भी ना टिक सके। और इसके बाद हमें रानी का कमरा दिखाया जाता है और वहाँ पे लिटरली अनगिनत अंडे होते हैं और एक अंडे में से ना एक काफी पावरफुल सा एंट बाहर निकल रहा होता है और ये ना बाकी एंट के मुकाबले ना काफी ज्यादा डिफरेंट था। और वो हुक्म करती है कि तुम जाओ और अपने आसपास के सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो। और इसके बाद हमें जिन्वो के घर का सीन दिखाया जाता है और जिन्हा ने ना घर की हालत काफी ज्यादा बढ़िया कर रखी थी, मतलब एकदम चमक रहा था घर। और मदर भी वो देख के बोलती है कि काफी टाइम से मैं हॉस्पिटल में थी, तो क्यों ना हम सभी मिलके आज घर की साफ सफाई कर ले। और इसके बाद ना वो तीनों घर की साफ सफाई करने लगते हैं और मदर उस टाइम पे बोलती है कि सच में घर काफी ज्यादा पुराना हो गया है। और तभी जिन्वो बोलता है कि मदर हम यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं तो घर तो पुराना होना ही था ना। और तभी मदर बोलते हैं कि जिन्वो क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता चला? और ये सुनने के बाद ना जिन्वो काफी ज्यादा उदास सा हो जाता है और जिन्वो बताता है कि अभी मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और जब जिन्वो के फादर गायब हुए थे ना तो जिन्वो ना अपने पापा की तरह ना हंटर बन गया था और इसके बारे में ना जिन्वो की मदर को नहीं पता था। और जब जिन्वो के फादर गायब हुए थे ना उस टाइम के बाद से ना वो लोग अभी तक इसी घर में रह रहे, थोड़ी पैसे की तंगी थी एक तरह से कह सकते हो आप। और उसकी मदर को ये भी लगता था कि उसके फादर ना एक दिन जरूर यहाँ पे वापस आएंगे और जिन्वो ना अपनी मदर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसी कारण से ना जिन्वो ने ना रेड में भी पार्ट नहीं लिया था। और इसके बाद ना हमें रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जेजू आइलैंड के रेड का ना एक दिन बचा हुआ था और उससे पहले ना वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और कुछ एंट मॉन्स्टर इवॉल्व कर चुके थे ना, उनकी भी फोटोज हमें दिखाई जाती है। और स्टार्टिंग में तो ये एंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा नॉर्मल थे, लेकिन समय के साथ साथ ना उनके अंदर ना काफी ज्यादा बदलाव आने लगा। और जब थर्ड पार्टी गई ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उनको पता लगा कि एंट मॉन्स्टर ना एकदम ही इवॉल्व हो चुके हैं, एकदम ही चेंज हो चुके हैं। पहले तो उनके पैर थे केवल और अब तो उनके हाथ भी आ चुके थे एक तरह से। और 2 साल के अंदर ना वो इंसानों की तरह चलने भी लगे थे। और करेंटली मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले इतना पता चल गया कि उनका पूरा व्यवहार ना एकदम इंसानों की तरह हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी उनके पास पंख भी आ चुका था जिस कारण वो
एक जगह से दूसरी जगह पे भी ट्रेवल कर सकते थे। और ये सुन के ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि जापान और कोरिया एक साथ मिलकर क्यों काम करने वाला है। और सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार जिन्वो इस रेड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। और जिन्वो के बारे में ना काफी सारी चीजें इंटरनेट पे फैलने लगी थी और वो ये सारी चीजें जिन्वो पढ़ भी रहा होता है। लेकिन जिन्वो को ना काफी ज्यादा फिक्र ना अपनी बहन की थी कि उसकी बहन को कोई बीच में ना धकेल दे। मतलब कि होता है ना कि एक बंदे को ट्रोल करते तो उसकी फैमिली को भी ट्रोल करने लगते हैं। सेम वही सिचुएशन में था जिन्वो अभी। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास ना यूजिन का कॉल आता है और वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी होटल में ही रहते हो। और यूजिन बोलता है कि नहीं नहीं सर, अभी तो मैंने अपने गिल के लिए ना एक काफी बढ़िया सा लोकेशन ढूंढ लिया है। और यूजिन बोलता है कि सर प्लीज आप आके उसे देख लो। और जिन्वो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यूजिन ने क्या बोला। और इसके बाद जिन्वो वहाँ पे जाता है ना तो भाई लिटरली उसने ना काफी बड़ी सी जगह खरीद ली थी, मतलब कि किराए पे लिया था। और यूजिन बोलता है कि सर वैसे आपको ये ऑफिस कैसा लगा? हाँ मुझे पता है कि आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ करने वाले हो, बट मैं वो डिजर्व नहीं करता। कोई बात नहीं, आप तारीफ मत करिए। और तभी जिन्वो बोलता है कि हम सिर्फ 2 है और हमारे लिए जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई। और तभी यूजिन बोलता है कि सर आपको नहीं पता क्या, एक गिल को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 लोगों की तो जरूरत पड़ती ही है। और जिन्वो को ना लिटरली ये वाली बात पता ही नहीं थी कि एक गिल को बनाने के लिए ना कम से कम 3 मेंबर तो होने ही चाहिए। और जिन्वो सोच लेता है कि वो ना किसी कमजोर हंटर को अपने गिल में ऐड कर लेगा। और तभी यूजिन बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए ना एक फॉरेनर आया था और वो ना एक लेटर मुझे दे के गए और उन्होंने कहा था कि 17 जुलाई को ना वो आपसे शायद मिलेंगे। और तभी जिन्वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। और इसके बाद तभी जिन्वो को ना कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो ना एक्सचेंज स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो ना अपनी गली के पास पहुंच जाता है फिर से। और तभी हमें गुंडा दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के गर्दन पे ना चाकू रख रखा था। और वो गुंडा बोलने लगता है कि अगर तू ज्यादा बकवास करने की कोशिश करी तो मैं तुझे यहाँ पे मार दूंगा। और वो लड़की ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और वो लड़की ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो गुंडा बोलता है कि यही रिक्वेस्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मुझे जगह भी काफी ज्यादा पसंद है। और तभी जिन्वो बोलता है कि ये बात तो भाई तूने एकदम सही बोली, ये जगह तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और तभी जिन्वो बोलता है कि भाई तू मुझे ये बता कि आखिरकार तू ये सब चीज करता क्यों है। और तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा तू मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है, और वैसे सच बताओ तो ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ, मुझे काफी ज्यादा मजा आता है करने में। और इसके बाद वो ना जिन्वो की तरफ चाकू लेके मारने के लिए जाता है और इसके बाद वो बोलता है कि जब मैं किसी को देख लेता हूँ ना तो भाई मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और वो ना जिन्वो के पेट में ना चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिटरली भाई वो चाकू ना जिन्वो के पेट में जा ही नहीं रहा था। और ये देख के ना वो बंदा वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद जिन्वो ना उसी का चाकू छीनता है और उसके पैर पे अटैक करता है और इससे ना वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है। और जिन्वो बोलता है कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। और इसके बाद जिन्वो ना उस लड़की को वहाँ से घर जाने के लिए बोलता है और जिन्वो उस बंदे को बोलता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो कल सुबह से पहले ना अपने आप को पुलिस के हवाले कर दियो। और इसके बाद जिन्वो बिना अपने घर पे चला जाता है और अगले दिन मतलब कि जेजू आइलैंड का रेड का दिन आ जाता है और वो सभी लोग एकदम रेडी हो जाते हैं। मतलब कि हमें एरोप्लेन दिखाया जाता है और हमें ना गोतो दिखाया जाता है जो कि अभी तक ना जिन्वो के बारे में सोच रहा था। और वो सोच रहा था कि भाई मैं उस टाइम पे ना एक बीस्ट के साथ लड़ रहा था, उसको ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे। और जेजू आइलैंड ना चाइना के काफी ज्यादा करीब था और चाइना को ना डर था कि कहीं भाई वो लोग उनके ऊपर ही अटैक ना कर दे। इस कारण चाइना की भी वॉरशिप ना वहाँ पे एकदम नजदीक में होती है। या फिर ये भी तो घबराहट हो सकता था कि कोई मॉन्स्टर उनके शहर के अंदर ना आ सके, उनके देश के अंदर ना आ सके। और इसके बाद हमें नाइट गिल का लीडर पार्क दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हमें ना एकदम रेडी रहना होगा। अपने असिस्टेंट को बोलता है और उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर क्या हमारे अटैक उनके ऊपर काम करेंगे। और पार्क बोलता है कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में पता कैसे लगा पाएंगे। और सबसे मेन बात, हमें सिटी की रक्षा करनी है और कोई भी एंट मॉन्स्टर यहाँ पे आता है तो हमें उसको रोकना होगा। और उसका असिस्टेंट ना अब काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है कि सर मुझे पता था कि आप काफी ज्यादा कमाल के हो और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और इसके बाद हमें डॉन वोंग दिखाया जाता है जो कि अपने वॉइस गिल मास्टर को बोलता है कि मैं आगे जाता हूँ और बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और जो फेम गिल की वॉइस गिल मास्टर होती है ना वो एक लड़की थी और बोलती है कि मास्टर वैसे मुझे अब यहाँ पे करना क्या होगा, हमें तो बस यहाँ पे खड़े रहने का काम करना है। और डॉन वोंग बोलता है कि हमारे गिल के सभी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है और उन सभी को कंट्रोल करना मेरे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है और सच बताओ तो ये जिम्मेदारी मैं अभी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और तभी लड़की बोलती है कि सर आपको पता है कि वॉइस गिल मास्टर तो एक बस नाम का टाइटल है, वो कोई काम का नहीं है। और डॉन बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मेरे बात कोई इस गिल को अच्छे तरीके से संभाल सकता है तो वो केवल तुम ही हो। और मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा एक वॉइस गिल मास्टर मिला। और ये सुन के तो भाई लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि बट मास्टर आपको एकदम सही सलामत वापस आना होगा। और इसके बाद हमें लिम ताइक्यू दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा था फोन पे और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था। और मिनसुन भी ना उस रेड में पार्टिसिपेट करना चाहता था, ये वही सेलिब्रिटी वाला बंदा है। और इस बात पे ना लिम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना उसको वापस ले जाने के लिए बोलता है अपने टीममेट्स को। बट अभी जेजू आइलैंड का मिशन स्टार्ट हो गया था, इस कारण लिम अब वापस भी नहीं जा सकता था। और लिम ना मिन
को छुपा के रखने की बात करता है, लेकिन मिन तो भाई अलग ही मीडिया के सामने चौड़ खा रहा था। और हमें ना चारों तरफ केवल हंटर्स ही हंटर्स दिखाए जाते हैं, और ये इसलिए होता है कि कोई भी चीटी मॉन्स्टर इधर उधर चला जाए ना तो वो हंटर्स उनको संभाल ले, मतलब कि शहर की तरफ उनको न आने दे। यहाँ तक कि शहर के अंदर भी ना काफी तगड़ी वाली सिक्योरिटी थी, मतलब कि काफी ज्यादा स्ट्राइक स्क्वाड दिखाए जाते हैं, और उनमें ना केवल ए और बी रैंक के हंटर्स थे। और साथ ही हमें जूही और मिस्टर सॉन्ग भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो चुके थे, मतलब कि रिटायर हंटर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। और इसके बाद फाइनली हमें कोरिया का एस रैंक हंटर का हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, और ये चीज ना एकदम टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होने वाला था 10 मिनट के डिले के साथ। और अगर कुछ ज्यादा कोर वाली चीजें दिखाई जाएगी, खून खराबा, तो भाई उसको कट कर दिया जाएगा। और वहाँ पे ना कैमरामैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, और बाकी सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चेयरमैन इतने खतरनाक मिशन में एक कैमरामैन को हमारे साथ भेज रही है। और माधवन बोलता है कि कैमरामैन आपको अपना ध्यान ना खुद ही रखना होगा, क्योंकि आपका ध्यान कोई दूसरा बंदा नहीं रख पाएगा। और कैमरामैन भी बोलता है कि आप मेरी फिक्र मत करिए, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं कमजोर हूँ, बट मैं भी ना एक ए रैंक का हंटर हूँ, और इससे पहले भी ना मैं काफी सारे खतरनाक डेंजन्स को कवर कर रखा हूँ। मैं डेंजन ब्रेक में भी जा रखा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा या फिर नहीं। और माधवन बोलता है कि मुझे लगता है कि चेयरमैन को काफी ज्यादा भरोसा है कि हम ये रेड जीत पाएंगे। और बाकियों ने भी बोलता है कि भाई तुझे अपने आप पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। और माधवन बोलता है कि कोरिया का ना पहला और आखिरी मिशन होने वाला है, जो कि टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है, एस रैंक का मिशन मतलब की। और देखा जाए तो हम इस रेड पे ऑलरेडी 3 बार फेल हो रखे हैं, तो ऑडियंस भी इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। और बाक ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अगर वो गलती से भी इस बार हार गए ना तो भाई कोरिया का तो पत्ता कट जाएगा। और इसके बाद हमें बाक की बगल में ना मिन भी दिखाया जाता है, और वो भी लिटरली उस रेड के लिए आ चुका था। और बाक बोलता है कि मिन मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इस रेड में आओगे। और मिन बोलता है कि भाई मुझे लगा था कि तू मेरे बिना टिक नहीं पाएगा वहाँ पे, क्योंकि मैं ही तो तुझे बार बार हील करूंगा ना, तो मैंने सोचा इसलिए चलो चलते हैं रेड में। और चा बोलते हैं कि वैसे सर आप जिन्वो से मिले थे क्या यहाँ पे आने से पहले? और बाक ना मना कर देता है, और बाक पूछता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों पूछा, लेकिन चाना उसको इग्नोर मार देते, उस क्वेश्चन को इग्नोर मार देती है। और फाइनली उनका हेलीकॉप्टर ना जेजू आइलैंड के पास पहुंच चुका था, और हमें जापानीज हंटर भी दिखाया जाता है जो कि आइलैंड के अंदर ही थे ऑलरेडी। और हमें ना जेजू आइलैंड पे जो सिटी था ना वो भी देखने को मिलता है, जो कि एकदम खंडर बन रखा था फिलहाल के लिए तो। और इसके बाद गोतो ना वहाँ पे कुछ एंट की ना बॉडी भी देखता है, और इसके बाद वो सभी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि सब कुछ एकदम ठीक तो है ना। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपना माना को रिलीज करते हैं, और इसके बाद जेजू आइलैंड के ना चारों तरफ हमें केवल माना ही माना सेंस होने लगता है। और इसके बाद हमें सारी चींटियां भी दिखाई जाती है, जो कि भाई जल्दी से केव से बाहर निकलती है और उन माना की तरफ भागने लगती है। और कुछ एंट मॉन्स्टर तो उड़ के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन चॉइना उन सभी से लड़ने के लिए सबसे पहले आता है। और इसके बाद वो फायर अटैक करता है, और 3 चींटियां थी, लेकिन चॉय ने ना केवल एक ही चींटियों को हरा पाया। और चॉय को लगा था कि भाई ये पहले से तो ताकतवर होंगे। और इसके बाद चॉय ना एक काफी पावरफुल फायर अटैक करता है, और वहाँ पे जितने भी चींटियां होती है ना सभी का पत्ता कट हो जाता है। और चॉय बोलता है कि मुझे पता था कि ये एंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं, और अभी तो ये अपने आप को हील भी कर सकते हैं, बट मुझे देखना है कि ये और भी कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद चॉय ना हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता है, और माधवन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि चॉय उन्हें अकेले हरा पाएगा? और चा बताते हैं कि उनका फायर मैजिक इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के लिए ना एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद चॉय जैसे जमीन पे लैंड करता है ना तो फायर अटैक ना इधर उधर अपने आप फैलने लगता है, और उस अटैक में ना जितने भी चींटियां आती है ना उस सभी चींटियों का पत्ता कट होते रहता है। और चॉय बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं चींटियों के साथ काफी ज्यादा खेला करता था, और उनको ना अपने लाइटर की मदद से जला दिया करता था। और इसके बाद चॉय ना बाकी सभी लोगों को भी ना नीचे आने के लिए बोलता है, और माधवन बोलता है कि पिछली बार की तरह हम इस बार भाग नहीं सकते, और क्या पता हम गुफा में भी कैद हो सकते हैं, और जापानीज हंटर कम से कम हमें 1 घंटे का समय देंगे, और हमें कुछ भी करके उस समय के अंदर क्वीन को हराना ही होगा। और इसके बाद फाइनली सभी कोरियन हंटर्स नीचे कूद जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन सभी का प्लान जो था ना वो काफी ज्यादा बढ़िया था एंट क्वीन को हराने का। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन उनके प्लान में ना एक गलती हो गई। उनको ना एंट क्वीन के बारे में पता था, बट एंट किंग के बारे में नहीं पता था। जिन लोगों ने भी मांगा आगे पढ़ रखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, बट कमेंट करके बिल्कुल भी मत बताना भाई। और इसके बाद हमें वॉरशिप का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ से ना एंट मॉन्स्टर को ना जामिंग सिग्नल भेजना था, और वो काम भी स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद जेजू आइलैंड के ना चारों तरफ जामिंग सिग्नल भेजने लगते हैं ताकि एंट मॉन्स्टर कंफ्यूज होने लगे। और जापानीज हंटर ने ना 3 टीम बना रखा था, और एक टीम था कनाए और कुमामोतो का, बट हमें कुमामोतो भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक ना काफी ज्यादा डर रहा था उन मॉन्स्टर से। और इसमें अकारी, तात्सुमे और किंजू होते हैं, और अकारी बोलते हैं कि क्वीन मॉन्स्टर को मारने से अच्छा हम इन सभी को भी तो निपटा सकते हैं ना। और तात्सुरी बोलता है कि हाँ वैसे तुमने ये बात एकदम सही बोली। और वो दोनों ना बकवास करने में लगे थे, और हमें किंजू दिखाया जाता है जो कि एक एक करके ना सभी चींटियों को ना मार रहा होता है काफी गंदी तरीके से। और इसके बाद हमें डेल्टा टीम दिखाई जाती है, और वहाँ पे ना इन
पे और के होने वाले थे उस टीम के अंदर। और के ना चॉय के अटैक को देखे जा रहा था और वो इन पे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसके फायर अटैक और साथ ही मेरे आइस अटैक में कौन ज्यादा पावरफुल होगा। और इन पे बोलता है कि मुझे बताना होगा क्या। अरे भाई यार मैं क्या ही बताऊं, फायर और आइस में कौन ज्यादा पावरफुल है, अरे छोड़ो यार। और इसके बाद हमें कोरियन टीम दिखाई जाती है और वो ना अभी जिस लोकेशन पे थे और वो ना जेजू आइलैंड से पहले मतलब कि चींटियों के आने से पहले ना काफी सुंदर लोकेशन हुआ करता था, एक तरह से टूरिस्ट प्लेस आप कह सकते हो। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना केव के अंदर एंटर करते हैं और चॉय ना अपने पावर का इस्तेमाल करता, अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से जो कमजोर एंट है ना बी या फिर सी रैंक के, वो ना उनके सामने नहीं आ पाएंगे। और इसके बाद फाइनली उनको रानी का कमरा ढूंढना था और चॉय ना काफी सारे फायर मीटियोराइट बनाता है और वो ना उनको चारों तरफ फैला देता है ताकि वो रानी के कमरे का पता लगा सके। और वहाँ पे ना चींटियों द्वारा बनाए गए ना काफी सारे छोटे छोटे टनल थे और वो ना एकदम भूल भुलैया की तरह था। और चॉय सोचता है कि क्वीन का कमरा ना काफी ज्यादा पावरफुल होगा और वो ना चॉय के फायर मीटियोराइट अटैक के बाद भी ना एकदम सेफ होगा। और सेम वैसा ही होता है, काफी सारे कमरे तो टूट जाते हैं लेकिन एक कमरे को ना कुछ भी नहीं होता उस अटैक के बाद भी। और इसके बाद ना वो लोग उसी टनल की तरफ जाने लगते हैं और इसके बाद में जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपना डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था। लेकिन आज ना पार्क काफी ज्यादा खाली था और खाली क्यों था ये तो आपको पता ही होगा, अभी फिलहाल लाइव स्ट्रीम चल रही थी इस कारण। और जिन्वो ना ज्यादा फिक्र नहीं करता क्योंकि जापानीज और कोरियन हंटर दोनों एक साथ थे तो उसको लगता है कि काफी आसानी से रेड कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमें कोरियन टीम दिखाई जाती है जो कि ना काफी आसानी से आगे बढ़ रहे थे और उनके सामने जितने भी चींटी आई जा रहे थे उन सभी को निपटाए जा रहे थे। और लिम ना पहली बार उन सभी एंट मॉन्स्टर को देखा था और जिनको भी मारे जा रहे थे ना उनकी आंखें ना सफेद होते जा रही थी और उन लोगों को लगता है कि वो ना क्वीन का रॉयल गार्ड होगा। और वो लोग सोचते हैं कि अगर रॉयल गार्ड इतने ज्यादा कमजोर है तो उसको तो अकेला केवल चॉय हरा देगा, मतलब कि उसके फायर अटैक से सभी लोग हार जाएंगे वहाँ पे सभी चींटियां। और तभी मिन बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्वीन यहाँ पे होगी और क्या पता वो अपने साथियों को यहाँ पे छोड़ के भाग गई हो, फिर हम क्या करेंगे। और बाक बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये होने का चांसेस काफी ज्यादा कम है और यहाँ से वो कहीं पे भी बाहर निकल के नहीं जा सकती। और जो कैमरामैन होता है ना वो तो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना एक ऐसे कमरे के पास पहुंचते हैं ना जहाँ पे चारों तरफ ना केवल अंडे ही अंडे थे सिर्फ। और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग ना अंडे के चेम्बर के पास पहुंच चुके हैं, रूम के पास पहुंच चुके हैं, तो शायद क्वीन का भी रूम ना यहीं कहीं होगा। और चॉय ना उन सभी अंडों को जलाने के लिए जा रहा था लेकिन चा तभी उनको रोकती है, चॉय को रोकती है और उसको ना उन सभी अंडों के बीच में ना एक काफी बड़ा सा अंडा दिखाई देता है और वो ना बाकी अंडों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था और वो अंडा कब का फूट चुका था। और मिन ना ये देख के काफी ज्यादा डर गया था लेकिन बाक बोलता है कि भाई तुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी यहाँ पे एक साथ है। और बाक उसको तो हौसला दे रहा था लेकिन अंदर से ना वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था उस अंडे को देखने के बाद। और इसके बाद हमें जापानीज हंटर दिखाई जाते हैं जहाँ पे अकारी बोलते हैं कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई। और किंजू बोलता है कि ये एंट तो सच में काफी ज्यादा दिमागदार है, उन सभी ने एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने लगातार एक साथ 30 चींटियों को हरा दिया लेकिन उसके बाद भी भाई उन्होंने मुझे काफी ज्यादा घायल कर दिया। और अकारी बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिल कर दूंगी बट उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और किंजू बोलता है कि तू ना अपना बकवास बंद कर। और अकारी बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और किंजू बोलता है कि अच्छा बता तुझे क्या चाहिए, तू वैसे भी तो मुझसे काफी ज्यादा पैसे कमाती है और सच बता तो तू काफी ज्यादा लालची भी है। और अगेन हमें एक चींटियों का काफी बड़ा झुंड दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। और इसके बाद किंजू ना अकारी की तरफ देखता है लेकिन लिटरली भाई अकारी का सर ही अलग हो गया था उसके शरीर से। भाई लिटरली मैं इस सीन को देख के ना हैरान हो गया कि अभी तो हंसी मजाक चल रहा है और अभी ये क्या हो गया। और ये देखे किंजू और तात्सुमिकी होते हैं ना भाई वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनको ना तभी एक काफी खतरनाक सा ऑरा सेंस होता है वहाँ पे। और किंजू वहाँ पे कुछ करता लेकिन उससे पहले उसका सर अलग। और ये देखे ना तात्सुमिकी भी ना देखता है कि आखिरकार कौन है और वो ना चारों तरफ भागने लगता है बट उसका सिर भी अलग। और लिटरली भाई ये एक्सप्लेन करते टाइम ना मेरे अभी घूस बम्स आ रखे हैं, मतलब कि भाई इतना ज्यादा मैं डर गया, मतलब कि ये चीज देख के, मतलब कि भाई फील लेके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पता है ना, इसीलिए चैनल का नाम फील एनिमे है और अभी आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। बस इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और सच बताओ तो भाई इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा और अभी भाई अगला जो एपिसोड आने वाला है ना, मतलब कि अगली जो वीडियो आने वाली है, सच बता रहा हूँ वो इस चैनल की ना अब तक की सबसे बेस्ट सोलो लेवलिंग की वीडियो कह सकते हो क्योंकि उसके अंदर आपको जो कुछ देखने को मिलेगा ना वो अभी तक आपने एक भी एपिसोड में वॉच नहीं किया। चाहे आप जिन्वू वर्सेस एल्फ किंग का मैच ले लो या फिर काराकालकन के साथ मैच ले लो या फिर बारान के साथ मैच ले लो, उन सभी से ज्यादा मजा आपको अगली वीडियो में आने वाला है। उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर भाई इस पे बहुत अच्छा वाला रिस्पांस आ गया, अगर मतलब कि 2 लाख व्यू जिस दिन कंप्लीट हो गए ना इस वीडियो पे, मुझे पता है नहीं होने वाले बट मैंने टारगेट रखा है कि 2 लाख व्यू कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसके अगले दिन ही भाई अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा।